हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुग़ल सल्तनत का पार्ट नंबर 2। इसके पहले सेशन में मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था जिन्होंने मुग़ल सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर के जो सेनापति थे मीर बाकी, उनके द्वारा ही बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी, जो कि अभी न्यूज़ में भी थी, है ना। राम मंदिर इतना बड़ा हमारा यहाँ पे वर्डिक्ट आया था तो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड ही था वो। आज हम उनके बेटे हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मुग़ल सल्तनत के दूसरे नंबर के राजा बनते हैं। कॉपी एंड पेन अपने पास रखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट लगते हैं उनको वन लाइन में मेंशन कर लेंगे। तो ये तो हो गया वन लाइन का पूरा कार्यक्रम। अब दूसरा कार्यक्रम जो आपको करना है वो ये है कि अगर आप में से कोई भी यूपीएससी या फिर किसी पीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। फ्री टाइम में लगभग 150 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में उसको ज़रूर लिखिएगा कि शेर शाह सूरी के अचीवमेंट्स पर, या फिर उनको सेकंड हैदर, दूसरा हैदर क्यों कहा जाता है, या क्यों अकबर जो है वो शेर शाह सूरी के किए गए कामों या उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो उनकी पॉलिसीज़ के बारे में आपको 150 वर्ड्स में लिखना है शेर शाह सूरी की। तो ड्यूरिंग द सेशन आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, तो आप उन्हें लिखने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब रही बात इसके पीडीएफ की, तो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा परचम के एप्लीकेशन पे, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वन लाइन जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ उनको आप कॉपी में मेंशन करते चलें। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं हुमायूं से। ठीक है, तो हुमायूं, बाबर का सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो हुमायूं होता है, और जो बाबर की वाइफ होती है महाम बेगम, उनसे जो है उनको हुमायूं की प्राप्ति होती है। हुमायूं का जन्म होता है 1508 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हुमायूं होते हैं या फिर बाबर होते हैं, बाबर के 4 बेटे होते हैं, मतलब हुमायूं के 4 भाई होते हैं। कामरान है, अस्करी है, हिंदल है और फिर हुमायूं है। ठीक है, तो फिर जब बाबर की डेथ हो जाती है 1513 में, तो 22 साल की उम्र में हुमायूं जो है वो मुग़ल सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं और वो हिंदुस्तान के नए बादशाह बन जाते हैं। ठीक है, और फिर वो वहाँ पे जो दिल्ली कैपिटल है उसके अलावा दीन पनाह नाम का एक प्लेसेस बनवाते हैं। दीन पनाह नाम का एक नया बिल्डिंग बनवाते हैं जहाँ पे अपनी सेकंड कैपिटल को वो रखते हैं। अब जब हुमायूं राजा बनते हैं तो वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक बाद में निकल कर आता है। ये जो पूरी इनकी इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत या इतनी बड़ी रियासत है, इतनी बड़ी मुग़ल का एम्पायर है, उसको वो अपने भाइयों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि कामरान को कंधार और काबुल दे दिया, है ना, तो अपनी पूरी जो एरिया है उसको अपने चारों भाइयों में, मतलब चारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब एक सेंट्रल पावर होती है तो स्ट्रांग होते हैं, और कई बार फिर भाइयों के बीच में ये डिस्प्यूट होना शुरू हो जाते हैं, तो इंटरनली बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल है और हुमायूं का जो एम्पायर है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है। पहला रीज़न तो ये। अब दूसरा रीज़न जो इसने फेस किया वो था फाइनेंस का, रेवेन्यू का। हुआ क्या था, जब बाबर मुग़ल सल्तनत की गद्दी पे बैठे थे तो बहुत खुश थे, है ना, बहुत खुश थे, और खुश होने के कारण इन्होंने काबुल के लोगों को पूरा एकदम चांदी के सिक्के बांटे, काफ़ी धन पैसा बांटा। इसलिए जो बाबर थे उनको कालंदर का टाइटल भी दिया जाता था। तो उस समय क्या था, जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, और हुमायूं भी एकदम रेवेन्यू को कलेक्ट करने पे ध्यान नहीं दिया, फिजूल खर्ची पे ही ध्यान दिया। तो जो राजस्व था, जो रेवेन्यू था हुमायूं का, वो बहुत कम हो चुका था। ठीक है, अगली बात, लगातार अफ़गान के जो लोग थे, क्योंकि आपको पता है ना, इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने हराया था पानीपत के बैटल में, तो अफ़गान जो सरदार थे वो अभी भी अपनी सल्तनत को वापस लेना चाहते थे बाबर के मरने के बाद। तो हुमायूं पे लगातार संकट मंडरा रहा था कि कब अफ़गान के लोग हम पे हमला कर देंगे, कब महमूद लोदी हम पर हमला कर देगा और हमारी सल्तनत को ले लेगा। पहला तो ये भी एक रीज़न था कि हुमायूं उतने लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाया, और उसका जो शासन व्यवस्था थी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। एक रीज़न राजपूत भी थे। राजपूत कैसे थे, अगर आपको यहाँ पे 1527 का खनवा का बैटल याद होगा, तो वहाँ पे राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई होती है जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं। अब राणा सांगा के बेटा है रतन सिंह, और रतन सिंह इस बात का बदला लेना चाहते हैं, और वो भी सोच रहे हैं कि कब मैं हुमायूं पे हमला करूं और अपने एम्पायर को, मतलब पूरे मुग़ल एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दूं। तो हुमायूं जैसे ही गद्दी पे बैठता है उसके सामने ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, उसने अपने राज्य को डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उनके भाइयों के बीच में डिस्प्यूट होने लगे हैं, राजपूत वहाँ पे हमला करना चाहते हैं, अफ़गान वहाँ पे हमला करना चाहते हैं। तो ये इनिशियल प्रॉब्लम जो है वह हुमायूं को फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो हुमायूं ने सबसे पहली बार जो अभियान स्टार्ट किया या जो सबसे पहले हमला होता है कालिंजर का अभियान। कालिंजर के दुर्ग, कालिंजर कहाँ पर है तो रीवा में, ये मध्य प्रदेश में कालिंजर का एरिया आता है। वहाँ पर ये अपना पहला अभियान चलाते हैं और वहाँ के जो दुर्ग है उस पर कब्जा कर लेते हैं 1931 में, 1531 में। और उस समय कालिंजर दुर्ग के जो राजा होते हैं वो प्रताप रुद्रदेव होते हैं और उनके कालिंजर के दुर्ग पे ये कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, रुद्रदेव। अब हम बात करते हैं कि कालिंजर पे दुर्ग पे तो हमला कर लिया, इसके बाद एक और व्यक्ति होता है शेर खां, जो कि एक अफ़गान का व्यक्ति है और बिहार का अभी सूबेदार है। बिहार और जौनपुर के एरिया में ये अभी देखने का काम करता है और इसकी भी मंशा है कि पूरे के पूरे मुग़ल सल्तनत को डिस्ट्रॉय करके अब वापस से अफ़गान सल्तनत की हम शुरुआत करते हैं। तो हालांकि जो बाबर के अभियान होते थे, बाबर जब बैटल लड़ने जाता था तो बाबर की हेल्प किया करता था शेर खां, लेकिन जब इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध होता है बाबर का तो ये इब्राहिम लोदी को ज्वाइन कर लेता है और बाबर को संदेश भिजवाता है कि हमने ज्वाइन ज़रूर इब्राहिम लोदी को कर लिया लेकिन हम उसकी तरफ से लड़ेंगे नहीं, बस देखने के लिए हैं। मतलब एक तरीके से बहुत चालाक टाइप का व्यक्ति है। तो बाबर ने हुमायूं को यहाँ पे उसको बोला भी था कि शेर शाह से बच के रहे। ठीक है, लेकिन हुमायूं को कहाँ ये सब बातें समझ में आती हैं। तो ज़रा देखते हैं। तो एक दुर्ग था, एक किला था जिसका नाम था चुनार दुर्ग। ठीक है ना, चुनार दुर्ग। तो चुनार दुर्ग जो था वो टेरिटरी थी किसका, शेर खां का। और उस चुनार दुर्ग पे उसकी किलाबंदी या उस किलाबंदी मतलब होता है जैसे कि एक फोर्ट है, उसके चारों तरफ अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर देना, उसको घेर लेना। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग की जो है वो किलेबंदी कर ली थी। ठीक है ना, लगभग 6 महीने तक उसने किलेबंदी को रखा था। तो इससे शेर शाह जो है वो काफ़ी नाराज़ हुआ क्योंकि चुनार दुर्ग तो किसके अंडर में आता था, शेर शाह के अंडर में आता था। ठीक है, लेकिन 6 महीने की किलाबंदी के बाद जो है वो हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं चुनार दुर्ग को जीत जाता है और जीतने के बाद फिर शेर खां क्या करता है, अपना जो बेटा होता है कुतुब खां, तो शेर शाह की आर्मी में कुतुब खां को जो है वो कहता है कि ठीक है तो मेरे बेटे को रख लो, जिससे क्या होगा, मतलब एक ट्रस्ट होता है ना कि इसका बेटा मेरे पास है, ये हमला नहीं करेगा, इस तरीके से। तो अपने बेटे को वो हुमायूं के आर्मी में रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शेर खां अभी भूला नहीं है कि इसने हमारे चुनार दुर्ग को हमसे छीन लिया है और आगे चल के शेर शाह सूरी और मुग़ल सल्तनत के जो बादशाह हैं हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 में। तो बैटल ऑफ चौसा का युद्ध कब होता है तो 1539 में होता है। किसके बीच में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें क्या होता है तो इसमें हुमायूं हार जाते हैं और शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। और ऐसा लिखते हैं, बुक्स में लिखा है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में लिखा है कि एक निज़ाम की सहायता से जो हुमायूं है वो भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और जिस निज़ाम की सहायता से वो भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं उसको एक दिन का सल्तनत, एक दिन का सुल्तान, एक दिन का बादशाह भी वो डिक्लेयर करते हैं। और वो जो निज़ाम होता है वो चमड़े के सिक्के भी पब्लिश कराता है, जारी कराता है। ऐसा आपको हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। चलिए जो भी था, तो चौसा का बैटल होता है 1539 में, हुमायूं हार जाते हैं। फिर हुमायूं वापस से हमला करते हैं शेर शाह पर, जिसको हम बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से जानते हैं। इसको हम बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं और गंगा के नदी के किनारे था इसलिए गंगा बैटल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 1540 में ही बिलग्राम का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह के बीच में। और इसमें हुमायूं बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और आगरा और दिल्ली पे शेर शाह का कब्जा हो जाता है। इस तरीके से कुछ समय के लिए जो मुग़ल सल्तनत है वो एकदम ख़त्म हो जाती है और वापस से सेकेंड टाइम अफ़गान सल्तनत की शुरुआत होती है। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं ने अपना राज अभिषेक आगरा में कराया था और अब आगरा जो है वो किसके कंट्रोल में है, अब वो आगरा शेर खां के कंट्रोल में है। और शेर खां जब गद्दी पर बैठते हैं तो शेर शाह का टाइटल लेते हैं। लगभग 68 की उम्र में ये गद्दी पे बैठते हैं 1540 में और 5 ईयर्स तक 1540 से 1545 तक 5 सालों तक एक गद्दी पर बैठे होते हैं और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। शेर खां अब शेर शाह बन चुके हैं। ठीक है, अब हुमायूं भाग जाते हैं और हुमायूं अब भागने के बाद यहाँ वहाँ सिंध के एरिया में, काबुल में, कंधार में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और उसी बीच में उनका निकाह होता है, उसी बीच में उनकी
शादी भी होती है हमीदा बानो बेगम से। ठीक है, तो सिंध के एरिया में हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम से होती है और इन्हीं हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म होता है 1542 में। तो हुमायूं का बेटा कौन होता है? अकबर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो अमरकोट के हिंदू राजा होते हैं राणा प्रसाद, वो हुमायूं को शरण भी देते हैं और हुमायूं से वादा भी करते हैं कि आपके आने वाले जो थट्टा का बैटल है या जो भी बैटल है उसमें हम आपका सहयोग देंगे। तो ईरानी शासक और हिंदू राजाओं की मदद से ये काबुल कंधार पे वापस से अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। लेकिन जब तक शेरशाह सूरी भारत में होता है, गद्दी पे बैठा होता है, तब तक हुमायूं उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके बेटे आते हैं, है ना, वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, उनकी पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं होती है और लास्ट में सिकंदर शाह को हराकर हुमायूं अफ़गानों को हराकर वापस से मुग़ल थ्रोन मतलब मुग़ल गद्दी पर बैठ जाता है 1555 में। लेकिन बेचारे की किस्मत बहुत ख़राब है, केवल 6 महीने तक ही गद्दी में बैठ पाता है और वो दीन पनाह जो उसने लाइब्रेरी बनाई थी, दीन पनाह, उसी लाइब्रेरी से लुढ़क जाता है, गिर जाता है और मर जाता है 1556 में। तो एक बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन है लैंडपूल, वो लिखते हैं कि ज़िंदगी भर हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही गिर के मर गया। लेकिन जो पेंटिंग्स मुग़ल में आपको जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, उन पेंटिंग की शुरुआत जो है वो हुमायूं के द्वारा ही करवाई गई थी। ये पर्शियन लैंग्वेज में भी पेंटिंग्स और लव स्टोरीज़ को लिखवाया करते थे। बहुत ही काइंड नेचर के थे और हुमायूं, लेकिन उनका टेन्योर इतने समय का ही था। और फिर हुमायूं के बाद एक्चुअली जो 1555 में आपका अगर हम बैटल की बात करें तो एक बैटल होती है सरहिंद का बैटल। कौन सा बैटल होती है? सरहिंद का बैटल। ये जो सरहिंद की बैटल होती है अफ़गान सेना को हराने के लिए होती है। तो यहाँ पर जो हुमायूं होता है उसकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बैरम खान। ठीक है ना, तो ये बैरम खान जिनको हम खाने खाने का टाइटल के नाम से भी जानते हैं, तो बैरम खान जो हैं वो हुमायूं की मदद करते हैं सरहिंद के बैटल में और उनकी मदद से ही जो हुमायूं हैं वो वापस से मुग़ल सल्तनत की गद्दी पे बैठ जाते हैं। और यही बैरम खान जो है वो लालन पालन पोषण अकबर को बड़ा करने का काम, मतलब अकबर के सेकंड पेरेंट की तरह ही बैरम खान ही काम करते हैं। तो 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। और अब आते हैं अकबर। तो हम अकबर की कहानी नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, जो कि मुग़ल सल्तनत का तीसरा पार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे अब क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को शेरशाह के बारे में भी थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है हुमायूं नामा जो लिखा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। जमाली मस्जिद का निर्माण भी जहांगीर के द्वारा हुमायूं के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब उनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा जो है, उनकी जो टॉम है हुमायूं की, वो कहाँ पे बनवाई है? तो हुमायूं की टॉम जो है वो दिल्ली में बनवाई है हमीदा बानो बेगम ने। और इसके जो डिज़ाइनर हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन किसने किया है, तो मिर्जा ग्यास बेग किसने किया है? मिर्जा ग्यास बेग के द्वारा हुमायूं के मकबरे को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब हम जो 1940 से लेके 45 के बीच का जो एरा था, जहाँ पे शेरशाह सूरी जो गद्दी पे बैठे थे, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने सूर डायनेस्टी की शुरुआत की थी, या फिर सेकंड अफ़गान एम्पायर, क्योंकि लोदी के बाद अफ़गान ख़त्म हो गए थे, मुग़ल शुरू हो गए थे। अब वापस से अफ़गान सल्तनत की शुरुआत जो है वो शेरशाह सूरी ने वापस से की थी। तो इसने सबसे पहले तो क्या ही किया, तो ये तो आपको पता चल गया कि पहले तो इन्होंने चौसा के बैटल में हुमायूं को हराया और फिर बिलग्राम के बैटल में 1540 में पूरी तरीके से हुमायूं को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। अब जो दीन पनाह नाम से नया एक बिल्डिंग आर्किटेक्ट बनवाया था हुमायूं ने, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय करके उसकी जगह पे पुराने किले का निर्माण कराया। ये देख सकते हैं पुराना किला। तो पुराना किला जो कि दिल्ली में, वो किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। अब शेरशाह सूरी जब गद्दी पे बैठा तो वो देखते हैं कि जो करेंसी है, ये जो करेंसी है इसमें तो काफ़ी मिलावट है, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा। हम प्योरिटी तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी करेंसी प्योर है, कौन से में मिलावट है। इसलिए इन्होंने शुद्ध, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शुद्ध चांदी का सिक्का चलवाया, जिसको चांदी का रुपया कहते हैं। तो चांदी का रुपया और तांबे का, कॉपर का दम, तो दम और रुपया चलवाने का काम शेरशाह सूरी ने किया। ऐसा बोलते हैं कि 1:64 का रेशियो होता था सिल्वर और कॉपर के बीच की करेंसी
का। अब जो शेरशाह सूरी था उसने काफ़ी सारे वेलफेयर के काम किए, जैसे कि तीर्थयात्री जा रहे हैं या लोग घूमने जा रहे हैं तो रास्ते में हर थोड़ी देर दूर पर क्या करते हैं, होटल मतलब सराय जिनको बोलते हैं, तो हर थोड़ी दूर पे सराय बनवाए इन्होंने। बहुत सारी रोड्स बनवाई, कंस्ट्रक्शन करवाए, हाईवेज बनवाए और हाईवे के किनारे, रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ों को लगवाया। ठीक है, मेनली जो 4 रोड इनकी सल्तनत के काल की जाने जाती उनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस रोड बनवाई जिसको हम आज जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। और वो रोड जो थी वो आपकी जो हाईवे था वो कहाँ से कहाँ तक चलता था, अगर मैं मैप में समझा पाऊँ, हाँ ये रहा मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता बंगाल में, और आप ये जा रहे हैं पंजाब अटक तक, काबुल तक। ये पूरी जो रोड है ये किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, जिसको रॉयल रोड के नाम से भी जानते हैं, जो कि कलकत्ता से पेशावर को कनेक्ट करती थी। बाद में जो लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ही इस रोड को जीटी रोड का नाम दिया था। तो जीटी रोड किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इसके अलावा इन्होंने आगरा से मांडू से बुरहानपुर को जोड़ा था, आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ को जोड़ा था, है ना। ऐसे करके इन्होंने जोधपुर टू चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, इस तरीके से 4 हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अच्छा, एक बहुत ही फेमस रचना है रतन सिंह की, अगर हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ के राजा की याद आती, रानी पद्मावती की याद आती, और पद्मावती इन्होंने लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत भी इनके समय में ही लिखी हुई है। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। अब ये जो थे आपके शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी ने एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। कैसे इन्होंने ध्यान दिया, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनवाए। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ध्यान दिया वो अपने गुप्तचर डिपार्टमेंट पे, जिसको वरीद कहा जाता था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उसने दिया। क्योंकि ये अभी अभी गद्दी पे बैठे थे और बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इनको गद्दी से हटाना चाहते थे। पूरी सल्तनत में एकदम डिस्प्यूट्स के माहौल ही थे। तो इन्होंने बहुत सारे गुप्तचर अपॉइंट किए थे और सबको बहुत सारे घोड़े दे के रखे थे कि शाम को आप आओ और हमारे राज्य में कहाँ पर क्या चल रहा है तो आप हमको बताओ। पूरी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपकी कार्यपालिका है, जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो सभी किसके कंट्रोल में थी, वो शेरशाह सूरी के कंट्रोल पर ही थी। इसने एक डिपार्टमेंट शुरू किया था, दीवान ए वज़ीर। तो वज़ीर मतलब एक तरीके से प्रधानमंत्री की तरह काम करता था, और रिवेन्यू एंड फिनेंस डिपार्टमेंट जो था वो दीवान ए वज़ीर के पास था। फिर दीवान ए अर्ज, इसको दीवान ए मुमलिक के नाम से भी जाना जाता है। ये सैन्य डिपार्टमेंट था, आर्मी डिपार्टमेंट था। ऐसा बोला जाता है कि जो शेरशाह सूरी की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, लगभग 1,50,000 जो केवल और केवल सैनिक थे इनकी आर्मी में। फिर दीवान ए रसालत, अब ये एकदम से फॉरेन मिनिस्ट्री की तरह था, दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ लेटर भेजना, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए दीवान ए रसलत था, मतलब विदेश मंत्रालय था, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर भी इसको बोल सकते हैं। दीवान ए ईशा, दीवान ए ईशा जो था वो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन था, संचार का मंत्री था। ठीक है, अब इनका जो पूरा, इन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी थी, बंगाल से लेकर सिंध तक का पूरा एरिया जो था वो इन्होंने कब्जा कर लिया था शेरशाह सूरी ने। अब इतना बड़ा राज्य था तो इन्होंने अपने राज्यों को छोटे छोटे से सरकार मतलब सूबा उनमें बांट दिया था, और हर एक सूबे का एक सूबेदार भी अपॉइंट कर दिया था। तो इन्होंने पूरे के पूरे एम्पायर को सरकार में डिवाइड कर दिया था। सरकार मतलब एक तरीके से सूबा, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसने, अब ज़मीन, अब किसानों का भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी उनके साथ टैक्स वसूल रहे हैं। तो रैयतवाड़ी जो सिस्टम था उससे ही टैक्स लेते थे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, उन्होंने पट्टा सिस्टम की शुरुआत की थी। पट्टा सिस्टम क्या है कि आपका लैंड कितना है, आपकी लैंड कितनी फर्टाइल है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, इस सब की सारी लिखित जानकारी होती थी, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम किसानों से क्या करेंगे, पैसा लेंगे। तो ऐसा बोला जाता है लगभग 1/3 जो एरिया है वो एज अ टैक्स वसूलते थे। और टैक्स मतलब ऐसा नहीं कि करेंसी में ही दो, आप कैश या क्रॉप के फॉर्म में भी जो है वो टैक्स को दे सकते हो। और ज़मीन को मापने के लिए इन्होंने वही सिकंदर लोदी का जो था ना, गजे सिकंदरी 32 इंच वाला, तो गजे सिकंदरी का ही यूज़ जो है वो शेरशाह सूरी ने ज़मीन को मापने के लिए किया था। क्लियर है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो अब इनका जो एक अंतिम अभियान था 1545 में, वही कालिंजर का बैटल, कालिंजर का दुर्ग। तो ये कालिंजर के दुर्ग पे कब्जा करना चाहते थे।
1545 में। तो ये कालिंजर पे जाते हैं और वहाँ पर उसकी दुर्ग को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो शेरशाह हैं, इनके पास बहुत सारी तोपें हैं, गोला बारूद है। तो कालिंजर की दुर्ग पे जब तोप डाली जाती है तो गोला जो होता है तोप का, वो टकराता है दीवार से और वापस आके इनके पास आ जाता है और फट जाता है। तो कालिंजर के बैटल के समय इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है 1545 में। तो 1545 में जो भारत का शेर, जिसको शेर शाह सूरी या सेकंड हैदर के नाम से जाना जाता है, इनकी पॉलिसीज़ के कारण बाद में इनकी पॉलिसीज़ को जो है वो अकबर ने भी रिवील किया, यूज़ किया, ठीक है। और 1545 में इनकी डेथ हो जाती है। बेसिकली इनका ओरिजिनल नेम जो होता है वो फ़रीद खान होता है, ठीक है ना। ये इनका ओरिजिनल नेम फ़रीद खान होता है, लेकिन ये बिहार के सूबेदार होते हैं और बिहार के सूबेदार होने के साथ साथ वहाँ के जो राजा होते हैं और एक बाघ को हराते हैं, एक शेर को ये हराते हैं, उसके बाद इनको शेर खां का टाइटल मिलता है। और जब ये मुग़ल सल्तनत को हटाकर अपना सल्तनत की शुरुआत 1540 में करते हैं तो शेर शाह का टाइटल ये अपने आप को ले लेते हैं। तो इनका अंतिम बैटल आपको कालिंजर का बैटल देखने को मिलेगा, जहाँ पे गन पाउडर एक्सप्लोजन हो गया और इनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ही कम समय तक, लगभग 5 सालों तक ही इनका टेन्योर होता है और उसके बाद इनके बेटे गद्दी पे बैठते हैं, जो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, और अफ़गान सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और मुग़ल सल्तनत सरहिंद के बैटल के बाद एक बहुत मजबूत पकड़ भारत में पकड़ लेती है और फिर मुग़ल सल्तनत चलती जाती है। और उसके बाद हम बात करेंगे अकबर के बारे में। ये देखिए, फ़रीद खान मतलब शेर शाह सूरी का मकबरा है, जो सासाराम बिहार में है। ऐसा बोलते हैं कि सासाराम का मकबरा का कंपैरिजन आगरा के ताजमहल से किया है कि बहुत सुंदर है। अब मैंने तो देखा नहीं, पिक्चर में भी बहुत सुंदर ही दिख रहा है हालांकि। सो ये है सासाराम बिहार में फ़रीद खान मतलब शेर शाह सूरी का मकबरा। सो आई होप आपको हुमायूं के बारे में और शेर शाह के बारे में जो भी प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे, वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी फैक्ट्स बन सकते थे, वो मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत का पार्ट नंबर 3 आने वाले समय में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे एंड टेक केयर।